साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के या काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रकरण काव्यदोष की चर्चा करेंगे। ये प्रकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में हिंदी साहित्य के अध्येता यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए के साथ साथ अन्य जो भी परीक्षाएं जहाँ काव्य शास्त्र का प्रकरण आता है और वहाँ अगर काव्य दोष नामक विषय वस्तु आपके सिलेबस में है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा कि काव्य दोष क्या है और मुख्यतया परीक्षा में आने वाले कौन कौन से काव्य दोष है, जिसमें हम ऐसे 10-12 काव्य दोष के अर्थ को समझेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि काव्य दोष की परिभाषा क्या है। कि जिस प्रकार काव्य गुण, रीति, अलंकार आदि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, ये जो है चाहे वो काव्य गुण हो, रीति हो, अलंकार हो, ये सारे के सारे जो है वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं या उनके गुणों में श्री वृद्धि करते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य दोष काव्य का अपकर्ष करते हैं, उनका जो एक प्रकार से रूप निखरना चाहिए उसमें बाधा का काम करते हैं। और यूँ समझें कि काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। बहुत सामान्य सी परिभाषा है और हमें भी तो परीक्षा में जहाँ आपसे पूछा जाता है ऐसी सामान्य परिभाषा जो हम हमारे हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं याद होनी चाहिए, ताकि जो समझने वाला है वो भी बड़ी अच्छे से समझ सकें और हमारे जहन में भी उसके प्रति जो अवधारणा है या परिभाषा है वो स्पष्ट रहें। अब आगे देखिएगा कि काव्य दोष मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। शब्दगत दोष, यहाँ शब्द में दोष पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है उसको अर्थगत, और एक है रसगत दोष, जहाँ काव्य रस में दोष पाया जाता है या कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से मुख्यतः इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए आपके जैसे परीक्षा में सवाल बनता है उसमें या तो किसी का पूछा जा सकता है कि जैसे श्रुति कटुत्व काव्य दोष है, परिभाषा दें, उदाहरण स्पष्ट करें, या फिर कोई उदाहरण दिया जाता है कि ये किस काव्य दोष का उदाहरण है। तो कैसा भी हो हमारे ये प्रकरण जो है वो पूरा समझ में आना चाहिए। और जिसका साहित्यिक ज्ञान या साहित्यिक अभिरुचि ज़्यादा है वो तो उसको सीधा ही पहचान सकता है। तो देखिए जो हमारे महत्वपूर्ण काव्य दोष है उसमें हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो श्रुति कटुत्व दोष, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको पढ़ करके भी स्पष्ट हो जाता है कि सुनने में कठोर लगे या कटु वर्ण हो जो कानों में खटकते हो। श्रुति कटुत्व नाम से स्पष्ट हो गया। जैसे इनका उदाहरण है कि वक्र वक्र करी प्रच्छ करी, वक्र वक्र करी प्रच्छ करी, रुष्ट रिच्छ कपि गुच्छ, सुबट ठे घन पट सम, सुबट ठे घन पट सम, मर्धई रछस तुच्छ। ये आपने देखा कि इसको पढ़ने में भी मुश्किल सा लग रहा है, एक प्रकार से कर्ण कटु लगता है। और जो वाक्य या जो पद कर्ण कटु लगे, कानों को सुनने के बाद में बड़ा कठोर लगता है, उसको श्रुति कटुत्व कहा जाता है। इसका उदाहरण एक हमने लिया है और तमाम इस तरह के जो उदाहरण है उसमें से आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपने इससे पहला जो सरल पढ़ करके रखा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको लें, ये हमें याद भी नहीं है। तो ऐसा जो सुनने में कठोर लगे या कानों को कर्ण कटु लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण और दूसरे काव्य दोष की बात करें, वो हम ले रहे हैं च्युत संस्कृति दोष। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग करने से च्युत संस्कृति का मतलब जो व्याकरण का नियम है या व्याकरण की जो मर्यादा है उससे हट कर के, यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से जिस पदावली में या जिस पद में कमी पाई जाती है उसको च्युत संस्कृति दोष कहा जाता है। अब जैसे पहला इन्होंने उदाहरण देगा है कि क्षण भर रहा उजाला में,
अब यहाँ उजाला नहीं बल्कि उजाले में आना था। व्याकरणिक त्रुटि हो गई, आपके च्युत संस्कृति दोष हो जाएगा। अगला है अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, जो तेरे शब्द है और उजाला शब्द है, तेरे की जगह तुम्हारे आता और उजाला की जगह उजाले आता। तो इस तरह के जो वाक्य पढ़ते हैं हम, और हमें लगता है कि जो व्याकरणिक दृष्टि है या जो व्याकरण के नियम है उससे हट कर के जो दिया जाता है वो च्युत संस्कृति दोष जो एक काव्य दोष में आता है उसका उदाहरण है। अब तीसरा देखिए, ग्राम्यत्व दोष। इसको भी कि जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर असभ्य, देशज या गंवार शब्दों का, यहाँ ग्राम्यत्व से मतलब गंवार, असभ्य शब्दावली, इससे लिया जाता है कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होगा तो वहाँ हमारा ग्राम्यत्व दोष होगा। अब ये उदाहरण हम देखेंगे तो हमारे स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण बड़ा सरल है कि मूंड पे मुकुट धरे स्वत है गोपाल। ये जो मूंड शब्द है ये आमतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, वैसे मूंड मस्तक को कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने मस्तक की बजाय जो मूंड शब्द का प्रयोग किया है जो ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप परिभाषा और उसका छोटा सा सरल उदाहरण और उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी के साथ इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा मैं मानता हूँ। अगला चौथा देखिए, चौथा हमारा जो काव्य दोष है वो अक्रमत्व दोष। इसमें भी अक्रम, जहाँ वाक्य में शब्द क्रम भंग हो अथवा अनुचित हो, यानी कि अक्रम हो, क्रम उसमें नहीं हो, वहाँ पर आपका अक्रमत्व दोष होगा। अब देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहाँ जो मानवी शब्द है वो ये जो वाक्य है इसको पढ़ने से हम जब विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, इससे बजाय यह रहता कि विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रही है। तो ये जो मानवी शब्द है इसका क्रम कहाँ होना चाहिए था, लेकिन कहाँ उसको ले गए हैं तो क्रम भंग हो गया। यह क्रम की जो सिस्टम था, तंत्र था, तो उससे हट कर के रखा गया है, इसलिए वहाँ अक्रम तो है। उदाहरण के तौर पर ये ले लेना। अब अगला हमारा जो है वो है दुष्क्रम तो दोष, कि जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो वहाँ दुष्क्रम तो दोष होगा। हमारे शास्त्र में क्या है, इसकी पद्धति होती है, तरीका होता है, उससे हट कर के कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होगा। जैसे आप उदाहरण देखें कि निरप मोह को है दीजिए अथवा मत गदेंद्र। एक राजा से कहा गया है कि मुझे घोड़ा दो, और घोड़ा भी नहीं देते हो तो क्या दो, हाथी दे दो। ये दुष्क्रम तो हुआ कि नहीं हुआ। हम किसी से 100 रुपये मांगते हैं, मान लिया अपन कहें मुझे 100 रुपये दो, तो वो मना कर देता है तो चलो 100 रुपये नहीं है तो 200 रुपये दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास 100 रुपये नहीं है तो 50 तो दो, मतलब घट कर के तो मांग सकते हैं। यहाँ राजा से कहा गया आप घोड़ा दीजिए, और जब घोड़ा नहीं है तो क्या हाथी दे दो, तो ये दुष्क्रम तो दोष का उदाहरण हो गया। अगला देखिए, छठा काव्य दोष कि अप्रतित्व दोष, अप्रतित्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष या च्युत संस्कृति दोष। ये परिभाषा आपको पकड़नी चाहिए, उससे आप उदाहरण स्पष्ट कर सकते हो। अब देखिए, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काल में काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होगा। यानी कि शास्त्रीय कुछ एक शब्द है जो हमारे प्रचलित भाषा में या लोक व्यवहार में नहीं आते हैं। जैसे विश्व में ये गोदावरी अमृतपन को फल देत। अब ये विश्व में तो जल को कहते हैं कि जल देने वाली ये गोदावरी अमृत को फल देती, यानी कि अमृत के जैसा फल देती है। अब विश्व में का हम तो जहर से समझते हैं, जल से तो हम आशय समझते ही नहीं है। तो इस तरह की जो शब्दावली है जो शास्त्रीय तो है लेकिन हमारे लोक व्यवहार में नहीं है, तो ऐसी शब्दावली अप्रतित्व दोष में आ जाएगी। क्लिष्ट दोष, इसमें आप देखिए कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए
जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए। नाम देखिए ना, क्लिष्ट दिया हुआ है, श्लिष्ट न क्लिष्ट, तो कठिनाई से शब्द समझ में आते हैं। और वहाँ ये हो गया जैसे नखत वेद गिरह जोरी अर्ध करी को बरजे हम काट। नखत कहते हैं नक्षत्र, और जो नक्षत्र है वो 27 है, वेद 4, गिरह 9, 27 4 31, 9 40, 40 का आधा 20। तो इसका मतलब है कि नखत वेद गिरह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात, यानी कि इन तीनों को जोड़ें, 27 नखत वेद 4 गिरह 9, ये 40, 40 का आधा करें 20 और हम विष खाएंगे। और कौन हमें वर्जता है, कौन मना करता है, कितना कठिन अर्थ हो गया। तो इसलिए क्लिष्ट दोष होगा। बहुत अच्छा उदाहरण भी है और बहुत अच्छा काव्य दोष भी है। काव्य दोष काव्य की दृष्टि से तो अच्छा नहीं है, मगर कहने का आशय ये है कि काव्य दोष से प्रश्न बनता है, तो ये हो सकता है क्लिष्ट दोष। अगला आपका 8वां, अश्लील दोष, जहाँ काव्य में घृणाजनक, लज्जास्पद और अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लील दोष होगा। जैसे लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, यहाँ श्रीमान तो सम्मानसूचक शब्द है, लेकिन लगे थूक कर चाटने, थूक कर चाटना यानी कि कह कर के मुकर जाना। हम ये कह सकते हैं ना कि श्रीमान आप कह कर के मुकर गए हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थूक कर चाटने, एक प्रकार से ये भाषा जो है अश्लील का प्रयोग हुआ है, इसलिए अश्लील तो दोष हो गया। अगला है पुनरुक्ति, कि जब अर्थ की पुनरुक्ति हो या फिर जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा पुनः कही जाए, उसको पुनरुक्ति काव्य दोष कहेंगे। कि जो बात या जो शब्द है उसका अर्थ पहले से पड़ा है और उसी दूसरे शब्द के माध्यम से ला रहे हैं, तो पुनरुक्ति दोष होगा। कि दृश्य बड़ा था रम्य, दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनोहर। अब मंजू सुंदर मनोहर एक ही तो बात है, तो ये पुनरुक्ति दोष हो गया कि अर्थ लेकिन उसके अलग अलग तरीके से हम पेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोष जो होता है वो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। अगला जो है न्यून पदत्व दोष। कई बार क्या होता है कि वाक्य में, रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है जिससे अर्थ पूरा नहीं होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु जूं असाधु तो साधु। पानी पावक अग्नि पवन हवा प्रभु, ये इनके लिए साधु और असाधु बराबर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो समान शब्द लिखना था या आना था वो समान शब्द या नहीं आ पाया है, इसलिए तो ये पद घट गया, न्यून पदत्व दोष हो गया। और इसके विपरीत जहाँ शब्द ज़्यादा आ जाते हैं उसको अधिक पदत्व दोष कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है वह पुष्प पराग से रंग भर, रंग कर भ्रमर कर रहे गुंजार। अब जो पराग होते हैं वो पुष्प से ही तो निकलता है, तो पुष्प को लेने की यहाँ जरूरत समीचीन नहीं थी, लेकिन ले लिया और इसलिए ये अधिक पद हो गया और शुरू वाले ऊपर में कम पद हो गया। या ऐसे जो होते हैं वो अधिक पदत्व या न्यून पदत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो 11वीं और 12वीं या साहित्य के विद्यार्थी है उनके लिए बेसिकली ये परीक्षा में जो डिस्क्राइब टाइप के सवाल आते हैं, जहाँ आपके काव्य पूछा जाए, काव्य के प्रकार पूछा जाए या किसी की साधारण परिभाषा पूछी जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। इससे बढ़कर के परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आपकी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर भेजें, ताकि हम उसी प्रतिक्रिया को जहन में रखते हुए इस प्रकार से अच्छे कंटेंट प्रस्तुत करें। मिलेंगे फिर एक बार पुनः आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।